ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल, नमस्कार। हमने कल वीडियो बनाया था, उसको आपने देखा है, ठीक है, कुछ कम देखा, ज़्यादा देखा, जो भी देखा देखा है। अब सवाल इस बात का उठता है कि आज का विषय क्या होगा। आज पहले तो भारत के शेयर बाज़ारों पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिकन मार्केट भी खुले नहीं थे, फ्राइडे को बंद हुए थे, उसके बाद चर्चा हो चुकी है और आज खुलेगा नाइट में। कल चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या रहता है। लेकिन भारत के शेयर बाज़ार खुले हुए हैं और शेयर बाज़ार बहुत ही कुल मिला के बहुत कुछ शेयर मजबूत स्थिति में है। बैंकिंग सेक्टर भी मजबूत, बैंक निफ्टी मजबूत है और निफ्टी आईटी भी मजबूत है। इस तरह से कुछ शेयर मजबूत हैं, कुछ कमज़ोर हैं। अरविंदो फार्मा के शानदार रिजल्ट आए थे, 80% ग्रोथ आई थी, उसको तोड़ दिया है। तोड़ा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा तोड़ा है डराने के लिए। टोरेंट फार्मा के भी अच्छे रिजल्ट थे, उसको थोड़ा बढ़ा रखा है। इस तरह कुछ को बढ़ा देते हैं, कुछ को गिरा देते हैं। ये ऑपरेटर्स गेम है, इसकी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। फंडामेंटल्स विल प्रिवेल। जो चलेंगे, काम करेंगे, जो कुछ देंगे, दे विल पे टू द इन्वेस्टर। फंडामेंटल्स विल पे टू द इन्वेस्टर। अब सवाल ये है कि आज हम एक बहुत ही थोड़ा सा शेयर बाज़ार के रूटीन से हटकर, शेयर बाज़ार का ही होगा वो चैप्टर, प्योरली शेयर बाज़ार का होगा, लेकिन थोड़ा हटकर, और मैं यही चर्चा करना चाहता हूँ कि देश की आज़ादी को आज 75 साल होने जा रहे हैं, हो चुके हैं शायद, हो चुके। लेकिन देश का आम आदमी गरीब है, जो गरीबी से ऊपर उठाया है लोगों को, बिलो पॉवर्टी जो लाइन थी उससे बाहर निकाला है सरकार ने, लेकिन अभी भी गरीब है। एक तो आदमी ठीक है कि रोटी खा रहा है, खाना खा रहा है, लूखी रोटी खा रहा है, 3 रोटी की आवश्यकता है, 2 खा रहा है, और एक भरपेट खाना खा रहा है, उसके साथ सब्जी भी ठीक ठाक मिल रही है उसको। वो पोजीशन अभी भी एक जो मास पॉपुलेशन है उसके लिए बड़ी मुश्किल से खैंचतान के गुजारा कर पाते हैं। महानगरों में 10 से 15 हज़ार रुपये सैलरी के अंदर प्राइवेट शॉप्स पर इन पे सर्विस कर रहे हैं बेचारे। आप समझो बस का किराया लग जाता है उसका, इतना सारा कैसे गुजारा होगा उसका, कैसे पनपेगा वो आदमी। छात्र बच्चे, गरीब बच्चे जो हैं बेचारे, उनकी फीस नहीं है पढ़ने की। छात्र मेधावी हैं, मेहनती बच्चे हैं वो, लेकिन पैसे के अभाव में देश के लाल गुदड़े में दबे रह जाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, उनकी फीस ही नहीं चुक पाती बेचारे। माँ बाप भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास है ही नहीं, बताओ क्या करें। तो ये गाँव के अंदर हैं, कच्ची बस्तियों में रह रहे हैं लोग, गाँव में रह रहे हैं, हाथ ठेली चला रहे हैं। ठीक है, काम तो आदमी करे, काम कोई भी करे, लेकिन उसको इतना एक रेम्यूनरेशन मिल जाए, इतना पैसा मिले कि वो आराम से रह सके, अपने बच्चों का अच्छी तरह पालन कर सके, उनको भोजन, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब सुविधाएं वो दे सके। इतना पैसा हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। फॉरेन कंट्रीज में जैसे ड्राइवर ही है, आप ड्राइवर को यहाँ तनख्वाह मिलती है 15,000 रुपये इंडिया में, वहाँ तनख्वाह मिलती है, मतलब आप समझिए कि अमेरिका के अंदर एक ड्राइवर की तनख्वाह $1,00,000 पर ईयर है। सिंगापुर में भी एक, मैंने पूछा ड्राइवर जी क्या तनख्वाह, उसने कहा साहब मेरे पास हीरो होंडा तो कार है, होंडा सिटी तो कार है, और 3 मंजिल का मेरे पास मकान है, और 40 लाख रुपये साल मुझे तनख्वाह मिलती है। आई एम सेटिस्फैक्टरी, आई एम हैप्पी विद द जॉब। या बेचारे ड्राइवर जो इंडिया में, उनको रोटी नसीब नहीं। मैं टैक्सी ड्राइवर्स के पास जाता हूँ, टैक्सी से जाता हूँ, टैक्सी ड्राइवर से पूछता हूँ कितनी तनख्वाह, वो कहता है साहब 13,000 रुपये तनख्वाह है। और क्या देता है भाई तेरे को, जैसे तू दिल्ली लेकर आया, मुझे मालिक क्या देगा, साहब कुछ भी नहीं देगा, मेरे को क्या देगा, कुछ भी नहीं देगा। फिर तू खाना काहे से खाएगा, खाना तो ये आपको जो खिला रहे हैं, ये रेस्टोरेंट वाला फ्री खिला देगा या आप खिला देते हो। सोएगा कहाँ, कि साहब वो एयरपोर्ट की पार्किंग पे सो जाऊँगा, अब क्या करूँ, गाड़ी में ही सो जाऊँगा, मतलब। तो हार्ड टास्क है, घर नहीं है, बच्चे नहीं हैं, शादी नहीं हुई,
शादी करे भी कौन बताओ? शादी करने वाले को, बेटी के बाप को मालूम हो कि तेरी बेटी की व्यवस्था हो जाएगी, खाना वाना मिल जाएगा, रह लेगी, तब तो कोई करे भी, वरना कैसे करे? तो इंटरनल मास लेवल पर पोजीशन ये है, सच्चाई ये है। मैं किसी सरकार की आलोचना नहीं कर रहा, मैं किसी सरकार की प्रशंसा नहीं कर रहा। इस सरकार ने तो आके बहुत कुछ किया है, जैसे 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा सुविधा, इंडोर फैसिलिटी, इंडोर ट्रीटमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड की। तो भारत सरकार ने आयुष्मान दवा की योजनाएं खोली, 2 दवा की दुकानें खोली, फिर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड की, पेंशन फैसिलिटी प्रोवाइड की, अनाज दिया है फ्री, ये सब धीरे धीरे दी है। मैं को राजनीति, अभी ये चुनाव खत्म हो गया है, करीब करीब 1 पेज बचा है। मैं पहले इसीलिए नहीं बोला, कल को आप लोग सोचोगे कि मैं कोई पॉलिटिकल राजनीतिक वोट का प्रचार कर रहा हूँ, किसी पार्टी का प्रचार। मेरा कोई संबंध नहीं, मेरा देश से संबंध है, देश के लोगों से संबंध है, देश का गरीबों से संबंध है। मैं कोई नेतागिरी भी नहीं कर रहा, मैं तो एक समस्या का समाधान ढूंढना चाहता हूँ कि आखिर उस समस्या का स्थायी समाधान क्या हो। सरकार कितनी मदद करी गई, देश के आर्थिक हालात ऐसे नहीं है, देश का टैक्स कलेक्शन इतना नहीं है कि जिससे सरकार हर व्यक्ति को कोई बहुत ज़्यादा बेहतर सुविधाएं दे सके, इसलिए ऐसा कुछ नहीं। देश को 75 साल के हो गए, देश के अंदर औद्योगिकरण नहीं हुआ, देश के लोगों को, देश में आर्थिक प्रगति नहीं हो पाई, देश बहुत बड़ा एक्सपोर्टर नहीं बन पाया, देश का जीडीपी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाया। चाइना 1956 में आज़ाद हुआ था। अच्छा, आज आप देखिए, इस देश के पास में सब कुछ है, देश संपन्न है, देश धनी है। मतलब देश के पास क्या नहीं है? देश के पास पर्याप्त खनिज भंडार है, कोयला, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन ओर, सब कुछ है, क्रूड ऑयल है, कैश है, सब कुछ भरी पड़ी है ज़मीन में, लेकिन उसको निकाला नहीं गया, उसके लिए कोई नीति नहीं थी। अब आकर के इस सरकार ने कोल ब्लॉक्स ऑक्शन किए हैं, आयरन ओर के ब्लॉक्स ऑक्शन किए हैं, उनके लिए एक पॉलिसी लाई थी, एल्युमिनियम के ब्लॉक ऑक्शन किए हैं। जो भी कंपनियां कैप्टिव कंजम्पशन के लिए लिया है मिलेगा उनको, तो हुआ है, उसको निकाला नहीं गया। मतलब इंपोर्ट करते रहे कोयला, देश का पैसा बाहर जाता रहा। मतलब अनदर थिंग कि हमारे पास नदियां हैं 12 माही, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा जैसी नदियां हैं इस देश में। 3 तरफ समुद्र है हमारे पास। हमारे देश का मौसम अनुकूल है, 12 महीने हम काम कर सकते हैं, और देश के पास पर्याप्त मैन पावर है काम करने के लिए, और देश के पास ज़मीन है खेती करने के लिए, कारखाने लगाने के लिए, पर्यटन का विकास करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, बांध बनाने के लिए, नहरें बनाने के लिए पर्याप्त ज़मीन है, पर्याप्त मैन पावर है, पर्याप्त खनिज भंडार है, पर्याप्त बढ़िया मौसम है, सब कुछ बढ़िया है, और राजनीतिक वातावरण भी है। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सरकारें आई, समाजवाद का नारा दिया, गरीबी हटाने के नारे दिए पहले की सरकारों ने, कोई गरीबी नहीं हटी, ना गरीबी हटाने का कोई काम किया ही नहीं उन्होंने, कैसे हटती। रियल सेंस में एक ऐसा वातावरण पैदा किया गया इस देश में। किसी उद्योगपति को लाइसेंस देते थे तो अपोजिशन पार्टी उसकी आलोचना करती थी, साहब बिरला जी को, टाटा को इतने उद्योग कारखाने, अरे ये भूल जाते थे कि कारखाने लगाने का लाभ क्या है। आम आदमी को रोजगार मिलेगा, देश को रेवेन्यू मिलेगा, टैक्स मिलेंगे देश को, देश का निर्यात बढ़ेगा, आयात रुकेगा। ऐसा कोई सोच नहीं था। मतलब एक मीडिया के अंदर भी एक सामाजिक धारणा ऐसी बन गई कि देश में पूंजीवाद नहीं लाना है, समाजवाद लाना है। ना समाजवाद आया, ना गरीबी हटी, ना पूंजीवाद आया, कुछ भी नहीं हो पाया। गरीब गरीब रह गया, अमीर अमीर बनता चला गया। लेकिन जो सरकारें बदली, सरकारों के बदलने से, प्रधानमंत्रियों के बदलने से देश के अंदर एक विकास की धारा शुरू हुई। सबसे पहले थोड़ा बहुत जो चेंज आने लगा वो राजीव गांधी के टाइम से आने लगा था। उन्होंने चेंजेस किए। नरसिंह राव प्रधानमंत्री आए, उन्होंने बहुत बड़े चेंजेस किए, WTO एग्रीमेंट पर साइन किए, और उससे देश की अर्थव्यवस्था का ग्लोबलाइजेशन हुआ, वैश्वीकरण हुआ, आयात निर्यात सब खोल दिए गए थे। एक बार परेशानी हुई, बर्बादी हुई,
लेकिन उसके लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े बेनिफिट है। उस समय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे आदमी थे। नरसिम्हा राव बहुत सुपर इंटेलेक्चुअल प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद में अटल जी प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने उन सुधारों को आगे बढ़ाया, देश के निर्यात में वृद्धि करी। उस समय ये पोजीशन आ गई थी अटल जी के टाइम पे कि हम ट्रेड सरप्लस में आ गए थे। हमारा जो ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट था वो सरप्लस में आ गया था। तो ये सरकारों के बदलने से हुआ और अच्छे प्रधानमंत्री के आने से। नरसिम्हा राव ने बहुत से कानूनों को स्क्रैप कर दिया था, फिर अटल जी ने बहुत से कानूनों को स्क्रैप किया, बहुत से में परिवर्तन किए, रेशनलाइजेशन किया उनका। बीच में 10 सालों की सरकार रही, वो बहुत बेकार सरकार थी, मैं ये कह सकता हूँ। उसने देश का विकास को रोक दिया। देश में मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, लेकिन मनमोहन सिंह जी असमर्थ थे, उनकी चली नहीं व्यवस्था थी उनकी, उनका राजनीतिक आधार नहीं था। चलती राहुल गांधी की थी, सोनिया जी की चलती थी। मैं कोई आलोचना, मेरा कोई दुश्मन नहीं, जो भी हो, लेकिन मैं स्थिति बता रहा हूँ। 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को अलमारी में बंद कर दिया गया, उनकी कोई क्लियरेंस नहीं दी गई, वो प्रोजेक्ट अनवायबल हो गए। और जो मौजूदा प्रोजेक्ट थे वो भी ड्यू टू द लैक ऑफ पॉलिसी पैरालिसिस के कारण वो प्रोजेक्ट, जो कंपनी कल कारखाने थे वो थे, लड़खड़ाने लगे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने कॉन्ट्रैक्ट दिए सब आगे उलझ के रह गए। सब जो लगा था पैसा वो बर्बाद गया देश का। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेज में दोस्तों देश अच्छा, अब हम चलते हैं कि आज जो पोजीशन है देश में, आज देश गरीब नहीं है। ये मैंने कहा ना, देश गरीब नहीं, सब कुछ है देश के पास। उसको यूज करने की आवश्यकता है, उसको एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है, उसके एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन की आवश्यकता है ताकि गरीब तक लाभ पहुँच सके। और वो कर रही है, सरकार कर रही है। अब गरीब के पास सीधा लाभ पहुंच रहा है। आज एक गरीब से गरीब किसान के खाते में सीधा पैसा पहुंचता है, पेंशन सीधी पहुंचती है उसके खाते में। ये टेलीकॉम सिस्टम से भी संभव हो पाया है, जो ऑनलाइन इंटरनेट सिस्टम आया है उससे संभव हो पाया है। उससे भ्रष्टाचार पे बहुत लगाम लगी है। तो सवाल ये है कि इतने संसाधन होते हुए भी, और हमारा शेयर बाजार भी मैच्योर हो गया, लेकिन शेयर बाजार के प्रति एक ऐसा जहर फैलाया गया देश में कि बस किसा भी तो जुआ है, सट्टा है। वो इसलिए हुआ शिक्षा का भाव था। कोई लड़का जवान अगर शेयर बाजार की तरफ चला गया तो घर वालों ने उसका खाना बंद कर दिया उसे, या उसकी पत्नी नाराज हो गई उससे। मुझे भी दफ्तरों में उस समय कहा करते थे, बाबू वगैरह थे, कि साहब तो सट्टा खेलते हैं और मस्त रहते हैं, जबकि मैं ऑफिस का काम करता था गुप्त तबीयत से। तो पढ़े लिखे लोग थे, ग्रेजुएट थे, उनमें से ज़्यादातर पोस्ट ग्रेजुएट थे। वो मुझे कहते थे साहब तो सट्टा खेलते हैं मस्त रहते हैं। अड़ोसी पड़ोसी भी कहते थे, बैंक में जाता तो बैंक वाले भी कहते थे दैट मिस्टर सटोरिया। मैंने सुना है, मेरी आंखों से, मैं बैंक में घुसा, वो मैनेजर कह रहा था दैट मिस्टर सटोरिया, और फिर कहा आइए साहब आइए आइए। उनकी बॉडी लैंग्वेज से मालूम दे रहा था कि दे वर क्रिएटिंग ए टॉन्ट ऑन मी। तो एक ऐसा जहर फैलाया गया शेयर बाजार के प्रति, और देश की आर्थिक प्रगति को उतने नहीं होने दिया गया, औद्योगिकरण नहीं होने दिया, ब्लू कॉलर जॉब्स नहीं मिले। व्हाइट कॉलर जॉब तो ये आईटी सिस्टम आया इससे मिल गए, लेकिन ब्लू कॉलर जॉब्स गायब हुई क्योंकि मैन्युफैक्चर ठंडा पड़ गया, इंपोर्ट होता रहा देश में। तो अब सवाल ये है कि आज 40 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज का देश में। उन कंपनियों को भी अगर और अच्छी तरह डेवलप कर दिया, उनमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, उनमें बहुत ज़्यादा स्कोप है डेवलपमेंट का, तो ही लोगों के पास, जिनके पास इक्विटी शेयर है, गवर्नमेंट की भी एसेट बेस बढ़ेगा, और जिनके पास पीएसयू अच्छी कंपनी से, हर कंपनी की नहीं कहता, अच्छे हैं, वो भी बढ़ेंगे, वो भी मालूम होंगे, रिच होंगे। तो पीएसयूज को भी सपोर्ट दिया इस गवर्नमेंट ने, बड़ी हालत से उठाया है, और अनदर थिंग प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को भी उठाया है। बहुत से इंपोर्ट को बंद किया है, बहुत से को रेशनलाइज किया है, बहुत से पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई, ताकि देश के कल कारखाने पनप सके, देश में औद्योगिक विकास हो सके। WTO एग्रीमेंट में प्रोविजन था, लेकिन पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, इंपोर्ट होता रहा, मस्त रहे, बस खाते पियो मस्त रहो, क्या मतलब। ऐसी सूरत में सरकार बहुत अच्छा कर रही है, और मैं ये कहता हूँ कि देश के हर व्यक्ति को शेयर बाजार की शिक्षा देनी चाहिए। इस गरीबी से लड़ना है। आप बताइए, एक आदमी FDR करवाएगा अपने सेविंग से, बचत हर आदमी करता है,
चाहे वो 10,000 रुपये कमाता हो, चाहे 20,000 कमाता हो, सेविंग 1,000, 2,000, 4,000 जैसी जिसकी इनकम है वो सेविंग जरूर करे। हर आदमी बचत करे 2,000, 4,000। अब वो या तो उस बैंक में जमा करा देता है, या ये सहारा जैसी जो कंपनियां हैं ना, सहारा है, गोल्ड सुख है, शारदा चिट फंड है, महादेव ऐप है, इस तरह के बहुत अंदर ही अंदर हैं जो इन गरीब और अज्ञानी और बेचारे मतलब इनोसेंट लोगों को लूट रहे हैं। मतलब वो थैला लेके जो एजेंट घूमते हैं साइकिल पे, उन एजेंटों की मजबूरी है, वो कहाँ जाए, वो भी रोजगार के लिए करते हैं बेचारे, उनको कुछ नहीं मिलता है, वो रोटी मिलती है उनको खाए, वो उन कंपनियों को उनका पैसा ले जाके दे देते हैं, वो खा जाते हैं। सारा में बरसों तक लोगों को खा, ये जितने बेचारे लेबर टाइप आदमी थे, साइकिल सुधारने वाले, स्कूटर सुधारने वाले, सब्जी बेचने वाले, रेडी वाले, ठेले वाले, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, इन सब का पैसा बचेगा। क्यों? शेयर बाजार के प्रति तो भय पैदा है ना, डर पैदा कर दिया, मैं खुद डूब जाए और ये डर जाए। वो एजेंट पे कहते थे वहाँ मत लगा देना, लेकिन आप ताजुब करेंगे, मेरे पास इस तरह का कोई आदमी नहीं आया आज तक कि साहब ये इसमें लगा दो, उसमें लगा दो। मेरे ही दफ्तर के कई बाबुओं को, चपरासियों को ठग ले गए, लेकिन मेरे पास कोई नहीं आया। तो सवाल इस बात का उठता है कि आदमी को शेयर बाजार से जुड़ना चाहिए। देश कमजोर नहीं है, देश का 45 लाख करोड़ रुपए साल का बजट है भाई, वो पैसा भी अगर प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो प्रोविजन है वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में ईमानदारी से लगे। जो सोशल सिक्योरिटीज़ का पैसा है, सोशल सर्विसेज का पैसा है, वो सोशल सिक्योरिटी पर प्रॉपर वे में, रेशलाइज वे में खर्चों, साइंटिफिक मैनेजमेंट के जरिए, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, गरीबों को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। और शेयर बाजार के बारे में जो भ्रांतियां हैं वो सरकार दूर करे, सेबी दूर करे। सेबी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन सेबी और करे प्रयास, लोगों को शेयर बाजार से ज़्यादा जोड़े। एफडीआर के अंदर क्या मिलेगा उसको, 4-5-6% का ब्याज मिलेगा, वो जो इन्फ्लेशन आता है उससे बीट नहीं दब जाता है, खत्म हो जाता है। उसकी परचेजिंग पावर तो एफडीआर का ब्याज जोड़ने के बावजूद भी घटती है, वो घटी है, मतलब बढ़ी नहीं है वो। इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए, उस किए गए इन्वेस्टमेंट से आदमी की हेल्थ जब सुधरेगी जब वो इन्फ्लेशन बीटिंग इन्वेस्टमेंट हो, यानी इन्वेस्टमेंट के मुकाबले उसको ज़्यादा रिटर्न मिले। तो मैं आपसे बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट के 3 जरिए हैं। प्रॉपर्टी में आप, लैंड में आप इन्वेस्ट कीजिए, शहरी लैंड में आप, सोने में इन्वेस्ट कीजिए, शेयर बाजार में, 3 ही जरिए हैं मतलब मोटे रूप में। और एक एफडीआर कराइए, चौथा और मान लीजिए। तो एफडीआर को तो मैं किसी काम का मानता नहीं। एक इंश्योरेंस और कराते हैं लोग सेविंग के लिए, वो भी बेकार। एक इंश्योरेंस पॉलिसी आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए, बाकी इंश्योरेंस को एक इन्वेस्टमेंट का जरिया बना, दैट इज रॉन्ग। तो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट भी इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं होगा। और लैंड के इन्वेस्टमेंट में दुनिया भर के झगड़े हैं, ठगी भी हो जाती है, कोई लिटिगेशन, कोई झगड़ा फंस गया, लिटिगेशन हो जाएगा, पैसा मिट्टी हो गया, उसका फंस जाएगा। फिर लैंड में लिक्विडिटी नहीं है, आप बेचना चाहो 2-4-6 महीने लग जाएंगे उसको बेचना। और अब जो लैंड है, कोई समय था जब इतना बड़ा एप्रिसिएशन आ गया, एप्रिसिएशन अब भी आएगा, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन इक्विटी की दौड़ को कोई नहीं दौड़ता पकड़ता। दुनिया में, पूरे विश्व में इक्विटी में जो प्रॉफिट मिला है लोगों को, जो एप्रिसिएशन मिला है, उसको कोई भी नहीं पकड़ पाया। ईमानदारी की बात की। अब आप ये कहोगे कि सब फला के फला डूब गई, फला ने गलती करी है, तो फला ने गलती ये की है कि चाय जा लगा दिया पैसा, उठ पटांग चीज़ों में लगा दिया, शेयर में चाय जिसने बताया उसको लगा दिया, खत्म पैसा, वो डूब गया पैसा। तो मोटी बात मैं बताता हूँ कि आज एक बात है, आप ज़मीन खरीदिए, आप 20-25 हज़ार रुपये गज से शहर के अंदर कोई ढंग की ज़मीन नहीं मिलेगी, पट्टाशुदा जो क्लीन लैंड नहीं, अच्छे टाइटल की। वो ज़मीन क्या 20 साल में भी 2.5 लाख रुपये हो जाएगी क्या, 10 गुना हो जाएगी क्या 20 साल? तो क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा 4 गुना, 3 गुना ज़्यादा नहीं, 3-4 गुना ज़्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, आबादी भी थोड़ा घट रही है, डेवलपमेंट भी बहुत कुछ हो चुका है, होगा भी डेवलपमेंट, लेकिन ज़मीन की आखिर एक सीमा है, हर चीज़ ये नहीं बढ़ पाएगी इतना। और फिर मोटी रकम चाहिए, 25,000 रुपये, एक 20-25, 30-40 हज़ार रुपये महीना कमाने वाला आज 20-30 लाख 40 लाख की ज़मीन खरीद सकता है क्या? कहाँ से लाएगा? शेयर बाजार में तो इतनी वो है फ्लेक्सिबिलिटी, आपके पास 1,000 रुपये लगा दो, 5,000 रुपये लगा दो,
तो शेयर बाजार से आम आदमी को जुड़ना होगा गरीबी से लड़ने के लिए, लेकिन बड़े रेशनल, बड़ी समझदारी के साथ, बड़े शांतिपूर्ण बोल से। वाकई ये सट्टा भी है, मैं ये नहीं कहता सट्टा नहीं, सट्टा है, रोज होता है, एफ&ओ में होता है, इंट्राडे में होता है, पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, शॉर्ट टर्म पोजिशंस लेते हैं लोग, ये सट्टा भी करते हैं, लेकिन वो बड़े आदमियों को करना चाहिए, छोटे आदमी करेंगे बर्बाद है, ये लूट ले जाते हैं बड़े आदमी। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, कल को कहीं साहब बड़े आदमी पर आरोप लगा रहे, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा। मैं जो बेचारे एक मध्यम वर्ग के लोग हैं, एक मार्जिनल इनकम ग्रुप के लोग हैं, जो काम चलाते हैं बड़ी मुश्किल से, उनको आगे बढ़ने का रास्ता बता रहा हूँ, उनके भले की बात करो। मेरा कोई लालच नहीं है, ना मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ, ना मैं कोई उद्योगपति हूँ, ना मैं कोई शेयर ब्रोकर हूँ, ना मैं कोई म्यूचुअल फंड का मैं फंड मैनेजर हूँ, ना मैं कोई ब्रोकर हूँ, ना मैं कोई ऑपरेटर हूँ, ना मैं कोई मीडिया का आदमी। आई एम ए इंडिपेंडेंट मैन ट्राइंग टू सर्व एंड अपलिफ्ट द मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। तो पोजीशन ये है कि सबसे जो श्रेष्ठ जरिया है वो शेयर बाजारों से जुड़ो। मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि ये बेचारे जो एम्प्लॉइज़ है, सर्विस करने वाले लोग हैं, एक फुटपाथ के रेस्टोरेंट पर बैठते हैं टूटी सी स्टूल पर, और उससे कहते हैं अरे भाई एक टुकड़ा देना चाय का, फिर थोड़ी देर में उसको दूसरी आवाज़ लगाते हैं, 2-3 आदमी होते हैं, अरे 2 टुकड़े कर देना उसके, टुकड़े के भी टुकड़े। और वो जिस बर्तन में देगा, वो जो एक कागज़ का कप होता है उसमें देगा, या एक गंदे से ग्लास में चाय देगा। तो मैं ये कहता हूँ अगर ये बेचारे जो लो पेड एम्प्लॉई हैं, अगर अपनी थोड़ी थोड़ी बचतों को भी शेयर बाजार में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो ये अच्छे जगह, अच्छे ठीक ठाक रेस्टोरेंट में ठीक ठाक कप में चाय, ठीक चाय क्वांटिटी में चाय पी सकते हैं और भी एंजॉय कर सकते हैं। डेवलप्ड विकसित राष्ट्रों का एक छोटे से छोटा आदमी भी वर्ल्ड टूर कर जाता है अपने। कारण क्या है उसका पीछे? उसका लिविंग स्टैंडर्ड शानदार। क्यों? अब उसका इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन में लगा हुआ है। शेयर बाजार का मतलब प्रोडक्शन में आपकी भागीदारी। जो कॉरपोरेट सेक्टर पैसा कमाता है, अगर आप आपके पास उस कॉरपोरेट के, उस कंपनी के शेयर हैं, तो आप उसके लाभ में सीधे भागीदार हो, आपको मिलेगा वो पैसा, आइदर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, बोनस, और in the form of appreciation in the value of the share. लेकिन the quality of the share must be good. ये हर आदमी नहीं जान सकता, पहचान नहीं सकता, ये भी एक समस्या है। Everybody cannot do। यानी कि उसके लिए आपको सीधा एक इलाज है कि आप म्यूचुअल फंडों में इन्वेस्टमेंट कीजिए। और म्यूचुअल फंड में भी ऐसा नहीं, उसका चुनाव करना भी थोड़ा सा, जितना शेयर में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल है उतना नहीं है, बहुत सरल है। आप किसी भी शेयर ब्रोकर के यहाँ चले जाइए या कोई म्यूचुअल फंड का एजेंट ढूंढ लीजिए और उससे थोड़ी देर बात कर लीजिए, भाई कौन सा म्यूचुअल फंड ढंग का है। और मैं एक ही राय दूंगा कि ये जो कई म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो 20-20 में अपने परफॉर्मेंस दे जाते हैं किसी कारण से, लेकिन लंबे समय तक परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, तो उसका एक ही तरीका है कि आप एक बड़े जो असेट मैनेजमेंट कंपनी, अब मैं नाम भी ले लेता हूँ, HDFC बैंक का जैसे म्यूचुअल फंड है, ICICI बैंक का म्यूचुअल फंड है, कोटक का म्यूचुअल फंड है, एक्सिस का म्यूचुअल फंड है, बिरला सन लाइफ है, एक्सिस और UTI म्यूचुअल फंड है, सरकार का है ये। इनमें किसी भी एजेंट से कहिए भाई मेरे को तो ये बता तू किस में सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल रहा है, और इसमें सबसे अच्छा जो है वो मल्टी कैप फंड है। मल्टी कैप फंड में क्या बेनिफिट है? मल्टी कैप फंड का सबसे बड़ा लाभ ये है कि उसमें सेबी ने सीमाएं निर्धारित कर रखी। 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप, और 25% म्यूचुअल फंड के उस फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ रखा है, तू जैसा करे सो कर। तो आपको कैसा भी मौसम आवे, चाहे म्यूचुअल फंड में चाहे लार्ज कैप चले, स्मॉल कैप चले, मिड कैप चले, उसका बेनिफिट कुछ ना कुछ मिलता रहे। और दूसरा जो ऑप्शन है, हर म्यूचुअल फंड के पास मिलेगा मल्टी कैप। दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है
कि वैल्यू फंड में लगाइए। इसमें भी पूरी, उसमें म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को पूरी छूट है कि वो किसी भी तरह का शेयर खरीद सकता है। स्मॉल कैप खरीदे, लार्ज कैप खरीदे, मिड कैप खरीदे, कुछ में भी इन्वेस्ट करे, पूरी छूट है फंड में। तो इनमें आप पैसा लगा सकते हैं। रहा सवाल कि साहब शेयर बाजार में बहुत भयंकर गिरावट आती है, तो देखिए अभी वो समय भारत में नहीं रहा है। भारत के अंदर आज 20,000 करोड़ रुपया पर मंथ की तो SIP आती है, हर महीने आता है। लोगों ने SIP करवा रखी। दूसरी बात है लमसम पैसा आता है, इससे भी ज़्यादा आता है। तीसरी बात, डे बाय डे आम आदमी का जो इंक्लाइनेशन है, जो पार्टिसिपेशन है, वो बढ़ता जा रहा है। तो शेयर बाजार में जब पैसे की सप्लाई जारी रहेगी तब शेयर बाजार इतने ज़्यादा घिरेंगे, गिर सकते हैं, लेकिन उनकी एक सीमा हो, क्योंकि लिक्विडिटी अगर बाज़ारों में है तो बाजार नहीं गिरेगी, क्यों खरीदारी चालू होती है। जो माल बिकने आता है खप जाता है। आज FIs ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स ने, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने पिछले 3-4 सालों में, 4 सालों में करीब 5 लाख करोड़ रुपए का भारतीय बाजारों के अंदर माल ऑफलोड कर दिया शेयर बाजार में। लेकिन क्या फर्क पड़ा, शेयर घट रहे। क्यों? अब शेयर में लिक्विडिटी आ रही, लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात है कि अब पॉलिसी पैरालिसिस नहीं रहेगा। सरकार ऐसी है जो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, देश की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, देश की GDP को बढ़ाने के लिए डे बाय डे मतलब नई नई पॉलिसी ला रही है, मोटिवेशन दे रही है इसको। एक्सपोर्ट को बढ़ा रही है सरकार, इंपोर्ट को रोक रही है, देश की प्रगति होगी, आर्थिक प्रगति होगी। इसलिए इसमें मैं छोटे आदमी से ये कहता हूँ, आप चाहे 2,000 रुपये महीना बचाते हैं, आप 2,000 में से 1,000 रुपये म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए और 1,000 रुपये अपने पास रखिए, ताकि सुरक्षा रहे, आपको थोड़ी हिम्मत रहे, मतलब कोई इमरजेंसी आवे। और म्यूचुअल फंडों में भी ये सुविधा, जब भी आप अपना पैसा निकालना चाहिए निकाल लीजिए। अच्छा, फिर कभी कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है और कोई बहुत बड़ी मंदी आती है, तो ऐसा नहीं है 25-30% मान लो गिर भी गया ये, तो आप थोड़ा धीरज रख लीजिए, थोड़ा धीरे, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। जैसे हालात सुधरेंगे आपका पैसा वापस फ्लेयर अप होगा और बड़ी तेज गति से होगा। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप जो छोटी पूंजी वाले लोग हैं, जो अल्प बचत वाले लोग हैं, उनको तो खासकर म्यूचुअल फंड ही पकड़ना चाहिए। और यथेष्ट ज्ञान के बावजूद भी जो डायरेक्ट खरीदते हैं वो मात खा जाते हैं। मैं मात खा जाता हूँ, लेकिन मैं मात इसलिए नहीं खा पाता हूँ, मैं एक बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, फंडामेंटल्स पे काम करता हूँ, मेरी बहुत बड़ा अनुभव नॉलेज है। चोट तो मुझे बहुत आई है, ऐसी बात नहीं आई, हर शेयर बाजार में हर आदमी को आएगी। नोबडी इज इम्यून फ्रॉम लॉसेज इन द मार्केट। इसलिए मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि इस छोटे आदमी से भी मेरा अनुरोध है कि कृपया म्यूचुअल फंडों में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करें। आपकी बैंक की RD अच्छी, किसी को उधार ना दें, किसी भी व्यक्ति को आप उधार ना दें, चाहे वो कितना ही आपका प्रिय व्यक्ति हो, कितना ही पड़ोसी हो। मेरी कॉलोनी में कुछ बिल्डर्स ने ये कह के लोगों से पैसे उधार लिए 4 गुना 5 गुना कर देंगे, और पैसा खा गया, वो पैसा डूब गया। इसलिए दोस्तों, किसी पे भरोसा मत करो, अपना पैसा अपने कब्जे में रखो। म्यूचुअल फंड में पैसा आपके कब्जे में, आपके खाते में बोल रहा है, जब चाहो निकाल लो आप, मतलब उसको। और मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि शेयर बाजार के बारे में एक मोटा ज्ञान, जो भ्रांतियाँ भ्रम फैले हैं, उनको दूर करने के लिए 9th क्लास से छोटे मोटे रूप में औद्योगिकरण के लाभ और शेयर बाजार के बारे में भी एक छोटी किताबें पढ़ाई जरूर करें। आप अकबर बाबर इतिहास पढ़ाते हो, संस्कृत पढ़ाते हो, संस्कृत काम की चीज़ है, ठीक है, धार्मिक ग्रंथों का है, देश की आत्मा है, देश की संस्कृति है। और इतिहास भी इसलिए पढ़ाते हो, उसको भूतकाल का ज्ञान है, इतिहास मतलब कब क्या हुआ, लेकिन उसको भविष्य में क्या करना है। वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, फाइनेंस मैनेजर बने, कुछ भी बने, वो चाहे IAS बने, चाहे भाई ये चीज़ तो ऐसी है, उसके बच्चों के काम आएगी ना, उसको सिखाओ ना ये चीज़ है। और उसमें जो भ्रांतियाँ फैली हुई देश में, वो भी कम से कम दूर हो। तो मेरा हर आम और खास से निवेदन है, आप शेयर बाजार से जुड़िए, खतरा कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंडों में जाइए, लेकिन डायरेक्ट सीधा मत करिए, डायरेक्ट बड़े पैसे वालों का काम। पहले 10-20 लाख रुपए तक भी जिसके पास है ना, वो भी म्यूचुअल फंडों में जाइए। 10-20% आपको हर साल 15-20% साल का रिटर्न मिल जाएगा कम से कम। केयर सी करिए फिर। और आज 29 मिनट का वीडियो हो गया है, और मैं समझता हूँ ठीक है, शायद ज़्यादा भी नहीं हुआ तो कम भी नहीं हुआ। आज की मुझे ये उम्मीद थी 40-45 मिनट लगेंगे। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो और कहते रहेंगे, और
मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो आप इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरा वीडियो ज़रूर देखते रहें। आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बताएं, आप अपने डोमेस्टिक सर्वेंट्स को बताएं इस बारे में। जो छोटे मोटे आदमी हैं, आपके ऑफिस में भी छोटे आदमी हैं, उनको भी बताएं कि वीडियो देख क्या है उसको। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि गरीब से गरीब आदमी अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छा उनको खाना दे सके, ठीक ठाक मकान दे सके। एक 2 कमरे का मकान तो रहे ना उसके पास, बुढ़ापा कम से कम उनका ठीक निकल जाएगा। वो भी श्री राम के अयोध्या जाकर के श्री राम के दर्शन कर सके, हाँ, वो भी बद्रीनाथ जा सके, रामेश्वरम जा सके, कम से कम इतनी पैसा तो हो उसके पास। तो ठीक है, धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना। कृपया ध्यान दें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं।